हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सूडो फोर्स और एलिवेटर प्रॉब्लम, मंकी प्रॉब्लम, कांस्टेंट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो फ्रिक्शन जो होता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके बीच का जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है। क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब यहाँ पर हम दो टाइप का फ्रिक्शन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन और इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है ये मोशन को अपोज करता है, लेकिन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, मोशन को अपोज नहीं करता है। कहीं कहीं पे मोशन को सपोर्ट भी करता है, तो उसके बारे में भी हम एनएलएम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? यहाँ पर जो हम किसी बॉडी को किसी सरफेस पे लेंगे, देखिए ये मैंने रफ सरफेस ली है। तो रफ सरफेस पे जो हम किसी ब्लॉक को रखेंगे, तो ये ब्लॉक है m मास का। तो जब हम ब्लॉक पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जीरो है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब जब हम इस ब्लॉक पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, तो ये मैंने इस ब्लॉक पे F फोर्स लगाया। तो जो हम F फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा, और ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। देखिए जब हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं बॉडी पे, तो वो उस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होती है, और ये रेस्ट की पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं कोल्ड रेस्ट। अब यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया तो Fs लगेगा। ये जो Fs लगता है, जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे स्टैटिक यानी बॉडी रेस्ट पे रहेगी, तो रेस्ट के लिए जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। फिर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे। तो जब अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। यहाँ पर हमने फोर्स को बढ़ाया, जब फोर्स बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। जितना फोर्स हम बढ़ाएंगे सेम उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। इसके बाद फोर्स की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक टाइम बाद फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं इंक्रीज होगा। तो ये हम फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, और ये सिचुएशन आएगी जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। इस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं Fs लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो सिचुएशन होती है जब बॉडी पे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है इसके बाद थोड़ा सा भी हम फोर्स इंक्रीज कर देंगे तो बॉडी मूव करने लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं इम्पेंडिंग रेस्ट। देखिए जब कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करते तो ये कोल्ड रेस्ट होता है, और जब बॉडी जस्ट चलने की कंडीशन में होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, तो ये इम्पेंडिंग रेस्ट होता है। अब देखिए फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है वो जीरो होगी, और मैक्सिमम वैल्यू Fs लिमिटिंग होगी। तो ये आ जाएगा Fs की जो वैल्यू होती है जीरो से लेके Fs लिमिटिंग होगी। ये
लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है इसका एक फार्मूला होता है एफ एस लिमिटिंग, ये म्यू एस इंटू एन के इक्वल होती है। और इससे पहले लिमिटिंग से जस्ट पहले जो फ्रिक्शन होता है ये फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। इसके लिए फार्मूला म्यू एस इंटू एन अप्लाई नहीं करते, तो ये जो फ्रिक्शन होगा एफ एस ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी अप्लाइड फोर्स से अधिक नहीं होगी। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस इंटू एन अप्लाई करते हैं। यदि अगर हम इससे कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है और म्यू एस जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। अलग अलग सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब देखिए यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। यहाँ पर हम 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में इस फ्रिक्शन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में हम 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसमें 50 न्यूटन। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा mg के इक्वल होगा। तो यहाँ से एफ लिमिटिंग की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये होगी म्यू एस इंटू एन और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा। तो ये 0.5 m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन। यानी जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 50 न्यूटन है और हम फोर्स 30 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से अधिक नहीं होती है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा एफ एस की वैल्यू इक्वल टू एफ अप्लाइड फोर्स के इक्वल और ये वैल्यू होगी 30 न्यूटन। यानी फर्स्ट केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन आएगी। अब इस सेकेंड केस को देखते हैं। यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, m की वैल्यू 10, तो यहाँ से एफ एस लिमिटिंग की वैल्यू सेम आएगी 50 न्यूटन। एफ एस लिमिटिंग ये 50 न्यूटन आएगा और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी 50 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं। यानी अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों इक्वल है, यानी ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल वैल्यू आई है, तो इसलिए यहाँ पर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर 50 न्यूटन होगी। इसके बाद देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब ये ब्लॉक मैंने लिया है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जब रबिंग होगी तो उस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जब रबिंग नहीं होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लॉक लिया है, इस पे एफ फोर्स जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रबिंग होगी, ब्लॉक सरफेस पे एक्सीलरेट करेगा। तो जब सरफेस पे ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है। एफ के की वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। यहाँ पर म्यू के जो है ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन यानी जो फ्रिक्शन है और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये कांस्टेंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है,
तो देखिए जो ग्राफ बनता है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में, ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शन लेंगे हम इधर। तो जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं बॉडी पे, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम जितनी इंक्रीज करेंगे, यानी जब 1 न्यूटन हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगेगा। 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लगेगा। 3 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन लगता है। जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये इस तरह से फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है एफएस लिमिटिंग। और इसके बाद जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर बॉडी मूव करने लगती है। जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होती है। तो ये ग्राफ ये इस तरह से थोड़ा डाउन हो जाएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो ये Fk की वैल्यू होगी। तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। Fk इज लेस देन Fs लिमिटिंग। कुछ केसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल ले लेते हैं, लेकिन जनरल केस में जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से अधिक होता है। तो ये इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। पहले इंक्रीजिंग होगा फ्रिक्शन, फिर कांस्टेंट होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है Fs और ये Fk है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये 10 kg का ब्लॉक दिया जिसपे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमको फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन। और यदि अगर एक्सीलरेट करे बॉडी तो बॉडी का एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी ऑफ ब्लॉक। हम नो रबिंग का केस लेते हैं। नो रबिंग। तो जब नो रबिंग होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ये 10 kg का ब्लॉक है। mg डाउनवर्ड लगेगा, 10g नॉर्मल एक्शन अपवर्ड। और ये हम 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन लगेगा। तो देखिए इससे हमको चेक करेंगे तो n की वैल्यू 10g के इक्वल होगी, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है Fs लिमिटिंग, ये म्यू s इंटू n होगी। म्यू s की वैल्यू 0.4 और m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। अब यहां पर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से अधिक अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स हम 50 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 40 न्यूटन। यानी अप्लाइड फोर्स यदि अगर अधिक है तो बॉडी मूव करेगी, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और Fk की वैल्यू होगी μk इंटू n, और μk की वैल्यू 0.36 है। 0.36 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 36 न्यूटन फ्रिक्शन आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन के लिए F माइनस ये Fk होगा। F माइनस
माइनस एफ के, ये m इंटू ए के इक्वल होगा। f की वैल्यू 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 10 है, ये बचेगा 14 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे रफ सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये ब्लॉक लिया है, रफ सरफेस पे रखा है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर सरफेस और ब्लॉक के बीच में एफएस लिमिटिंग लगता है, तो जो देखिए लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और ये नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आर आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन से रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी एफएस लिमिटिंग, और बेस होगा ये नॉर्मल रिएक्शन n, और एफएस लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यहां से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस के इक्वल होगी। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स म्यू एस के इक्वल। इसके बाद एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए एंगल ऑफ रिपोज जो होता है, जब कोई बॉडी रफ इंक्लाइंड सरफेस पे रखी होगी, तो उस कंडीशन में जो इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो उसके लिए जो कंडीशन होती है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफएस लिमिटिंग लगेगा, यानी बॉडी इंपेंडिंग रेस्ट पे होती है, जस्ट चलने की कंडीशन में जब होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन जो एंगल बनाता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको फाइंड करने के लिए तो ये मैंने डायग्राम लिया है, इस m मास की बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफएस लिमिटिंग लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो बॉडी का एक्सीलरेशन 0 होगा। तो हम इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एफबीडी ऑफ m, तो फर्स्ट लाइन हम प्लेन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ये गॉस डायग्राम हो गया, और ये इसका दूसरा इफेक्ट, एक्सीलरेशन 0 है। अब जो फोर्स लगेंगे उनको हम दिखाएंगे। तो देखिए mg डाउनवर्ड लगेगा ब्लॉक पे, ये एंगल थीटा है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये mg cos थीटा सी होगा, और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा सी, इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये एफएस लिमिटिंग। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी n इक्वल टू होगा mg cos थीटा, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। n इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा c के इक्वल, और mg sin थीटा c होगा fs लिमिटिंग के इक्वल। mg sin थीटा c ये होगा fs लिमिटिंग के इक्वल, और एफएस लिमिटिंग की वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन।
और ये n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये म्यू एस n की वैल्यू mg cos थीटा c और ये mg sin थीटा c। तो यहां से mg कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा को इधर डिवाइड करेंगे तो tan थीटा c की वैल्यू आ जाएगी म्यू s के इक्वल। तो यहां से थीटा c ये tan इनवर्स म्यू s के इक्वल आएगा। तो ये इस तरह से एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू आ जाएगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यानी रिपोज एंगल जब कोई बॉडी इंक्लाइंड रफ इंक्लाइंड सरफेस पे रखी होगी और इंपेंडिंग रेस्ट की पोजीशन में जो एंगल बनता है इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज।